नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज बात तो थी, माननीय प्रधानमंत्री ने जो 5 बजे का संबोधन दिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, राष्ट्रीय मुद्दा था और आप सबको बताने और कहने लायक मुद्दा था। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया पर उस पर इतनी ने ज़्यादा विस्तृत ब्यौरा पत्रकारों से लेकर के पक्षकारों ने दिया है कि मैं नहीं समझता कि मुझे जैसा साधारण दिमाग का आदमी भी उस पर कुछ कह पाएगा, कुछ बोल पाएगा। इसलिए हमने आज उसको परे रखा। बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पर मैं देख रहा हूं कि कहीं कोई बात खास चर्चा हो नहीं रही है। हम तो इसीलिए है, जहां कोई चर्चा नहीं करेगा वहां हम करेंगे। मित्रों, आज चर्चा है कि क्या बिहार में जो राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, बिहार तो हमेशा से राजनीति का प्रयोग, हाँ तिवारी जी को नमस्कार, बिहार हमेशा से ही राजनीति का प्रयोगशाला रहा है। गांधी जी का प्रयोग चंपारण से हुआ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का प्रयोग कि कांग्रेस को हटाया भी जा सकता है, वो बिहार से हुआ। उसके पहले भी नाम रखूंगा एक से, हमारे पूजनीय बुजुर्गों ने जो प्रयोग किया है, सफल असफल ये आपके जिम्मे है। क्योंकि अगर इस पर मैं बात करूं कि जो गांधी जी ने प्रयोग किया वो कितना सफल रहा, जो लोकनायक जयप्रकाश जी ने प्रयोग किया वो कितना सफल रहा, तो ये एक विवाद का विषय हो जाएगा। खासतौर से आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो मेरे अपने गांव के थे और उनका प्रयोग सफल नहीं रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जिनको उत्पन्न किया वो सब आज किस स्थिति में देश को ले आकर के छोड़े हैं, इस विषय पर अगर चर्चा करूंगा तो कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी, तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन वो प्रयोग बदस्तूर जारी है। अभी नए प्रयोग पर बात करते हैं। नया प्रयोग हुआ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, आरजेडी और सारा पार्टियां बिहार चुनाव के घोषणा के एक दिन पहले तक एक सना मलाह की पार्टी थी जो लालू जी के बेटे के साथ थी। उन्होंने अंत में दिन श्री जयप्रकाश मिश्रा जी, महान पत्रकार को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। जयप्रकाश मिश्रा जी हमको सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप चीज़ों को समझते हैं, बिहार से हैं और बिहार के चुनाव को, बिहार के राजनीति को, बिहार के परिदृश्य को मुझसे बेहतर और बढ़िया समझते हैं, चूंकि जयप्रकाश मिश्रा एक पत्रकार भी हैं और बिहारी भी हैं। तो वो महागठबंधन के साथ था, जीतनराम मांझी जी महागठबंधन के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन के साथ थे। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती गई है, अपना अपना प्रयोगशाला में प्रयोग ठीक ठाक नहीं होता गया, तो नमस्कार जयप्रकाश जी, तो उन्हें वहां से हटना पड़ा। विदक के हटे मन से हटे, वो एक अलग मुद्दा है। खैर, उसमें से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के एनडीए के साथ आ गए। जीतनराम मांझी जो नीतीश कुमार को के प्रयोग थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रयोग किए, उनके प्रयोग का विफल करने में जीतनराम मांझी ने रिजाइन देने से मना कर दिया। ये सब प्रयोग आप लोगों को पता ही है। उस प्रयोग के फल में लगा था कि शायद जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार एक नहीं हो सकते। लेकिन जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक हो सकते हैं, जिनका डीएनए को चैलेंज कर दिया था मोदी जी ने, उनका डीएनए खराब है और उनको मोदी जी को डीएनए भेजना पड़ा था, तो फिर कोई किसी से हो सकता है। उत्तर प्रदेश में माया मुलायम एक साथ हो सकते हैं, डीएमके एक साथ होता है, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी एक सरकार को एक ही साथ समर्थन दे सकती है। तो भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है, असंभव नाम का चीज अब राजनीति में रहा नहीं। बात बिहार के प्रयोग पर। शुरू में हुआ क्या, ये कोई माइक्रो सांस नहीं है कि सिर्फ मुझे मालूम है, आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-15 साल से नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाने के जुगात में थी कि कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जाए, कौन सा राजनीतिक जुगाड़ किया जाए, कौन सा राजनीतिक दाव चला जाए जिससे नीतीश कुमार खत्म हो। उन्होंने लालू प्रसाद को इस बहुत बढ़ाया। ये नरेंद्र मोदी का बढ़ावा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को इतना माइलेज मिल रहा है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी और तेज प्रताप को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान श्री नरेंद्र मोदी जी का है। क्योंकि अगर एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू जी को जेल नहीं होता, तो लालू जी के पास अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जात और एमवाई कॉम्बिनेशन का सिंपैथी नहीं मिलता और वो उनका बेटा लॉन्च नहीं हो पाता। लालू प्रसाद को तो बिन मांगी मुराद मिल गई। क्यों? क्योंकि मोदी जी को लालू प्रसाद के बेटे से सीट का खतरा नहीं था। मतलब चाहे तेजस्वी तेज प्रताप कितना ही ऊपर जाएगा, कितना ही दाढ़ी का बाल आजकल मोदी जी बढ़ा रहे ना, वो कितना ही बढ़ेगा, वो मुझ के ऊपर जा ही नहीं सकता। ये कहावत है। कभी भी
वो हो ही नहीं सकता। तो तेजस्वी तेज प्रताप नरेंद्र मोदी के सीट के लिए कभी खतरा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बन सकते थे, विपक्ष का चेहरा बन सकते थे, विपक्ष का हथियार बन सकते थे, प्रधानमंत्री का दावेदार बन सकते थे। इसलिए नीतीश कुमार को समाप्त करना राजनीतिक रूप से मुफीद लगा भारतीय जनता पार्टी को, और वो उस मामले में सफल भी हुई। नीतीश कुमार इस टाइम अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की तरफ सोच सके। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में भी खटक रहे भाजपा को। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी भाजपा के कई सारे लोक लुभावन और जनभावनाओं पर उन्होंने अपना अड़ंगा लगा दिया है। जैसे सीए पर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये उचित नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ये बड़ा एम्बेरस सिचुएशन हो जाएगी कि भारत सरकार के अपंग भी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में भी उन्होंने कहा कि मेरा मंत्री नहीं रहेगा। सरकार के अंग होते हुए भी कई वोटों को उन्होंने अपने पार्टी को अलग कर लिया था। ये सब एक प्रयोग हो रहा है। इस बीच प्रकाश मिश्रा जी ने मुझे एडवाइस दिया, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए पढ़ो। आपने लिखा कि पिछले 2 दशक से पिछड़ी जाति के नेताओं की ओर भी पिछड़ी जाति के विकास का प्रयोग किया जा रहा है। जी जयप्रकाश जी, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। पहले मैं इन दोनों की राजनीतिक चरित्र पर चित्रण करूं, फिर जाति आधार पर बात करूंगा। आपने ठीक कहा, वो बिल्कुल बढ़िया बात है, बट आता हूं उस बात पर। तो उसमें क्या हुआ कि नीतीश कुमार सरकार के समर्थन होते हुए भी बहुत सारे बिलों पर सरकार का विरोध कर रहे थे, जिसमें राजनीतिक रूप से मोदी जी को एम्बेरस होना पड़ा और नुकसान उठाना पड़ा। मोदी जी और उनके पार्टी को ऐसा लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार का परमानेंट इलाज ही ठीक है। राजनीतिक इलाज, आप मेरे और किसी बात का मत समझिएगा। मैं राजनीतिक सामाजिक आदमी हूं, तो सामाजिक इलाज की बात करता हूँ। आप दूसरे, क्योंकि हमारे बिहार में कहता नहीं सब परमानेंट इलाज कराना पड़ेगा, तो उसका मतलब दूसरा होता है गठबंधन की राजनीति। हाँ, वो तो मैं आ ही रहा हूं उस पर। अब नीतीश कुमार का इलाज कैसे होगा? यही होगा कि भाई चुनाव में तो भाई मजबूरी में आधा आधा दिया गया है, क्योंकि इसी प्रयोग में नरेंद्र मोदी ने जीती हुई 17 सीटें नीतीश कुमार को दे दी थी। लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर आ गए थे, तब नीतीश कुमार और लालू जी एक साथ लड़े थे। फिर नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आए तो उन्होंने अपना जीता हुआ 17 सीट, बहुत बड़ी कुर्बानी दिया था नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए। लोगों को लगा होगा कि कोई नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक रूप से बेवकूफी की है, नहीं। इसको बोला जाता है भाई, आप दाना डालिएगा तभी तो मछली फंसेगी, जाल बिछाइएगा तभी तो उसमें पंछी फंसेगी। तो वो 17 सीटों की दाना डाला गया था कि नीतीश कुमार उस जाल में फंसे और उनको फंसाया जाए। हुआ वही। अब आज की तारीख में क्या हुआ कि राजनीति का प्रयोगशाला में भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान जी को चढ़ाया। तब रामविलास पासवान जी थे, अब एक अनफॉर्चुनेट है कि अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका बेटा तब भी अध्यक्ष था, और तब रामविलास जी के पार्टी और चिराग पासवान दोनों एक ही थे। रामविलास जी का आशीर्वाद उसमें था। चिराग पासवान ने ओपन किया कि मैं उन 148 सीटों पर लड़ूंगा जिस पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही। अब आप देखिए कि ये किस तरह का गठबंधन है। ये दुनिया में इस तरह का कोई गठबंधन नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विरोध है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरोध नहीं है। ये एक अजीब तरह की प्रयोग है। ऐसा प्रयोग मैं पहली बार देखा हूं। ये तो जरूर देखा गया है कि भाई केंद्र में आपका समर्थन है, राज्य में आप नहीं समर्थन ले रहे हैं, लेकिन राज्य में आधा अधूरा समर्थन लेना देना ये एक प्रयोग हो रहा है। ये एक नवा तरह का प्रयोग है। रामविलास पासवान जी ने अनाउंस किया था, हालांकि उनका बेटा अब तो चिराग पासवान है, रामविलास जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनकी बात ना करके मैं चिराग की बात कर रहा हूं। चिराग ने अनाउंस किया कि भाई मैं नीतीश तेरा खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मैं कहीं कोई उम्मीदवार खड़ा करने नहीं जा रहा। मेरी उम्मीदवारी होगी, मेरा उम्मीदवार सारा का सारा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खड़ा होंगे। अब ये एक नया तरह का है कि भाई आप कोलैबोरेशन में तो नहीं है, लेकिन कोलैबोरेशन के एक पार्टनर के विरुद्ध खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें मुफीद लगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहा कि भाई ये बात हवा दो ताकि वो वहां पर वोट कटे और रामविलास पासवान के वजह से नीतीश कुमार का सीटें कम हो जाए और अंत में इतनी सीट कम हो जाए कि वो शर्म के मारे कहे कि जने मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्या करूंगा, 20 सीट जीता हूं, आप 150 सीट जीते हैं, आप 100 सीट जीते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में 56 सीट पर वो जीती थी, 122 सीट पर ये जीते थे, तो बोला कि मुख्यमंत्री कैसे तुम्हारा होगा। कमिटमेंट चाहे बेशक रहा हो। संजय राउत चिल्लाता रह गया कि कमिटमेंट था कि अब की बार शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, वो नहीं हो पाया। एनीवे
अब क्या हुआ कि ये ग्राम स्तर पर, तालुका स्तर पर, गली स्तर पर अब ये सीधा हो गया कि भाई इससे फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को हो ही नहीं रहा। अब जब भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा नहीं हो रहा है तो इन लोगों को बड़ा तकलीफ हो गया। आप याद करिए, अमित शाह कोमा में थे, मतलब राजनीतिक कोमा में। उनको कोरोना हुआ था तो वो राजनीतिक क्वारंटाइन हुए थे। उन्होंने कहीं कोई आम सभा नहीं किया, कहीं कोई मीटिंग नहीं। अमित शाह जैसा आदमी बिहार जैसा मेन राज्य के चुनाव में बिल्कुल लाइमलाइट से बाहर था, वो प्लांट करवाया अपने आप को, प्लांटेड इंटरव्यू दिया। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, बुला कर इंटरव्यू दिया। ये तो हर राजनीति का छोटा बच्चा का कार्य समझ रहा है कि ये बुला के राजनीति दिया। सबसे पहले अपने चैनल रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चैनल है न्यूज 18 में, उसके बाद जी न्यूज पर आया, उनके अपने चैनलों पर आया, उन्होंने सारी बातें कहा और ऑफिशियली कहा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि ये एलजेपी बुटकटवा पार्टी है, ऑफिशियली आ गया एलजेपी बुटकटवा पार्टी है। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारे जनता, हमारी जो आम वोटर है, उन तक ये मैसेज पहुंचे कि भाई मेरा समर्थन नहीं है, हमारा गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का है, ताकि वोट का बंटवारा ना हो। इन्हें जब जमीनी स्तर पर यह सूचना मिला कि भाई महागठबंधन की वोट में तो कहीं कोई सेंग नहीं लगा, क्योंकि वहां पर एमओए कॉम्बिनेशन एकदम पक्का है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में कहीं कोई दरार नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कार्यकाल में एक यादव नेता को वहां पर उठा नहीं सकी, एक यादव नेता को वहां पर खड़ा नहीं कर पाई। स्थिति ये हुआ कि वो नित्यानंद राय को बनाए तो गृह राज्य मंत्री, बट नित्यानंद राय ऑफिस के ऑफिसर के अलावा और कुछ हुए नहीं, जमीनी स्तर पर नहीं हो पाए। नित्यानंद राय का एक बयान आया कि आप आतंकवादी को वोट देंगे, वो बिहार के लिए अपमान की बात है। कई बिहारियों ने इस बात को बड़ा बुरा माना कि भाई गृह राज्य मंत्री कह रहा है कि आतंकवादी को वोट दोगे, मतलब ये तो उनके स्तर का ही वोट नहीं, पता नहीं बिहार वाले लोग की तो प्रयोग में वो भाषण दे गए। और अभी वो कह रहे हैं कि क्षमा करो, दे दो 10 बार बोले। एक समाचार में दिखा रहे थे कि 10 बार क्षमा भाजपा कह रहे थे। तो कोई यादव नेता ऐसा उन्होंने डेवलप नहीं किया जो लालू यादव के मुकाबले में हो, जिसका मुकाबला लालू से हो और वहां का यादव कहे कि अगर मुझे यादव को देना है तो फलाना वाले यादव को क्यों नहीं देना है। ऐसा वो खड़ा नहीं कर पाए अपने पूरे कार्यकाल में, उनका बिट अस्थिर रहा। भारतीय जनता पार्टी फेस सेविंग के लिए, शोपीस के लिए मुसलमान उतरते हैं, 2 मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का है वहां पर, बट भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों में अभी भी पैठ नहीं बना पाई है। नरेंद्र मोदी चाहे जितना हो प्रयोग किए होंगे कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, 135 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, बट मुसलमान अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपना खामखा, अपना खेवनहार नहीं माना है। हाँ, नीतीश कुमार पर मुसलमानों के कुछ भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन से मुसलमान लालू यादव के गठबंधन के साथ ज्यादा अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस कर रहा है बनिस्पत नीतीश कुमार के। लेकिन नीतीश कुमार के व्यक्तिगत से, उनके नाम से कुछ से कहीं कहीं मुसलमान उनके साथ है। तो जो लालू प्रसाद का बिहार में पक्का और सच्चा वोट बैंक है, एमओए कॉम्बिनेशन, उसमें कहीं कोई दरार नहीं पड़ा। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छटपटाहट हुई, तो उन्होंने प्रयोग में से एक नया प्रयोग किया। पहला प्रयोग किया कि नीतीश कुमार के विरुद्ध रामविलास पासवान को हवा देकर के उनको कमजोर किया जाए। अब जमीन पर देखा कि ये नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने कहा कि यार ये जब जमीन पर नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा कि अब अनाउंस कर दो कि ये बुटकटवा पार्टी है, ताकि उससे ये हो जाए कि लोगों में ये आम धारणा फैल जाए कि भाई ये ऊपरी स्तर पर गठबंधन नहीं है, ये रामविलास पासवान जी का अपना दिमागी फितूर है और चिराग पासवान का अपना लड़कपन है। एक अपुष्ट सूचना ये भी है कि रामविलास जी के भाई राबड़ी देवी से मिलने गए हैं। इसका पक्का देखिए, आजकल राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, समाचार चैनल पर तो वही आएगा जो आला कमान डिसाइड करेगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया भी बड़ा सक्रिय है और सुना जा रहा है, मैं इसकी सत्यता की गारंटी नहीं लेता, ये खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन समाचार बड़ा जोर शोर से चल रहा है। हमारे बिहार के भाई, जो बिहार के लोग देख रहे हैं, वो इस बात की प्रमाणित करेंगे कि राबड़ी देवी से अगर रामविलास जी का भाई मिला हुआ है, मिलने गया हुआ है, तो ये फिर एक अलग तरह का गठबंधन है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद ये दोनों तीनों युवा एक हो जाए और यहाँ के बुजुर्ग लोगों के हाथ में ताली बजाने के लिए दे दें, क्योंकि तेज प्रताप तेजस्वी और चिराग मिल सकते हैं, वो आपस में बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं, या इनके चाचा मुख्यमंत्री बन जाए और वो तीनों मुख्यमंत्री बन जाए। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चाचा जी को, ये तो सब, जब हम जैसे साधारण आदमी बात समझ रहा है कि रामविलास पासवान को हवा दिया जा रहा है,
तो राजनीति में कोई इसका दोस्त है? हो सकता है नीतीश कुमार को कहे कि चाचा मुख्यमंत्री बन जाओ और हम तुम दोनों उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भाजपा को एक किनारे कर देते हैं। भाजपा ने खेल खेला था, क्योंकि राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। और लालू प्रसाद की ये स्थिति इस टाइम नहीं है कि वो बाहर से अस्पताल से सरकार चलाए, जैसा कि वो पिछले वाले गठबंधन में चलाए थे, और वो नहीं चलाएंगे तो तेजस्वी और तेज प्रताप इस हैसियत में नहीं है कि वो नीतीश कुमार को ओवरलूड करके सरकार पर कब्जा कर सके। ये स्थिति नहीं बन सकती। तो नीतीश कुमार को ये ज्यादा मुफीद रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ अगला बार प्री पोल अलायंस की तरफ से सरकार बनाने के जगह कि वो पोस्ट पोल जाकर के अनाउंस कर ले, सीटों के देखने के बाद ऐसी गठबंधन हो सकती है। एक स्थिति ये भी हो सकता है कि लालू प्रसाद का लड़का ही भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले, क्योंकि वहां भी कोई मतभेद तो है नहीं। वो कहेगा ना कि हमको हमारी लड़ाई तो नीतीश कुमार से थी, नीतीश कुमार ने बेड़ा गर्क कर रखा है, मोदी जी तो बढ़िया ही है, और तेजस्वी तेज प्रताप दोनों उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। एक ये प्रयोग हो सकता है, लेकिन इस सारे प्रयोगों को धत्ता बता रहा है राजनीति का प्रयोगशाला बिहार, जिसमें असल लोग मतलब भट्टी बने हुए, ओवन बना हुआ है बिहार की जनता। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली में जिस भी सरकारी ऑफिस में जहां भी मतलब आप जाए, कलर से लेकर के कमिश्नर तक बिहारी है। आप किसी पीएफ में जाइए, एसए में जाइए, लेबर डिपार्टमेंट में जाइए, आप सरकार के किसी ऑफिस में जाइए, तो एक तो गेट वाला चौकीदार आपका बिहारी मिलेगा, और जो ऊंची चौकी पर बैठा है वो बिहारी मिलेगा। मतलब चौकीदार से लेकर के चेयरमैन तक जहां पर बिहारी हो, ऐसी प्रतिभा जहां पर हो, वहां वो स्वयं लोग ही अपने आप को प्रयोगशाला के रूप में प्रायोगिक प्रोडक्ट बनने को तैयार रहते हैं। ये बिहार के साथ नाइंसाफी है, और इसका जिम्मेवारी बिहारी को जाता है, राजनीति को नहीं, क्योंकि राजनीति का तो काम है प्रयोग करना। आप क्यों प्रयोग का प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये आपको सोचना है। मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि तेजस्वी तेज प्रताप एक 9वीं फेल है और एक खींच खाच के मैट्रिक पास। ये आदमी ऐसे आदमी के दिमाग को गौन कर रहा है। रही सही कसर एक प्रियमा कोई प्रिया पुष्पम करके आई है लड़की, उसने अखबार में विज्ञापन दे दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनी है। ये भी एक नया तरह का प्रयोग है, क्योंकि हमें भी 50 साल की उम्र हो गया है, 30 साल से राजनीतिक समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की थी, कुछ खुद की ललक राजनीति की थी, इसलिए राजनीति के लोगों के साथ उठना बैठना है, सामाजिक चीजों को समझते हैं। हमने अब तक नहीं देखा कि कोई आदमी, कोई लड़की, वो भी लड़की 4 दिन की, उसका अभी अभी मतदान का उम्र हुआ है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए फुल पेज के अखबार में विज्ञापन दे रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये एक अलग तरह का प्रयोग है, क्योंकि ऐसा प्रयोग हाँ बहुत सीटों पर ये भी मैं आपको बता रहा हूं, इस पर भी अभी आऊंगा। तो उसमें अब एक नया तरह का प्रयोग है। देश की जनता करे कि भाई ये जींस टी शर्ट और लेदर की जैकेट पहने हुए फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली एक लड़की आई हुई है, हम इसके साथ जाएंगे। या सिनेमा से नकारे जा चुके, असफल हो चुके कलाकार के साथ जाएंगे, या अपना कह रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल पक्का जीन बिहारी, हम उसके यहाँ जाएंगे। या सबका साथ सबका विकास, और अभी भी राजनीतिक रूप में किसी को भी लोहा मनाने की क्षमता रखने वाला, और उनके राजनीतिक के मुकाबले में आसपास भी किसी की हैसियत नहीं ऐसे पहुंचने वाला नरेंद्र मोदी। एक ये भी एक बहुत बड़ा का राजनीति है कि नरेंद्र मोदी की भी अभी आज के तारीख में कोई मुकाबला नहीं है जिनके साथ लोग मुकाबला कर रहे हैं। इन सब स्थितियों पर अगर बिहार के चुनाव परिदृश्य पर नजर डाला जाए, तो जैसा कि आप कह रहे हैं, ये एक प्रयोग जान लीजिए। इस प्रयोग पर तो मैं भी दंग रह गया, राजनीतिक पंडित दंग रह गए। राम चौरसिया जी एक ऐसी शख्सियत है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे और पार्टी के प्रवक्ता थे, पार्टी के चेहरा थे। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो राजनीति के बड़े बड़े मंचों पर चौरसिया जी बड़ी आसन पर बुला कर बैठाए जाते थे और बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि मोदी जी अमित शाह के बाद वाली जनरेशन के हैं, अडवाणी जी और अटल जी के बाद वाली जनरेशन के। इतनी हैसियत होती थी, ये पहुंच होती थी उनकी, उनका टिकटे कट गया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आपका टिकट का, तो वो सीधे सीधे पटना वाले मोदी, मतलब सुशील मोदी का नाम ले रहे हैं कि ये जो बिहार में मोदी बैठा हुआ है, दिल्ली वाले मोदी को डुबा रहा है। जब उसको पता है कि हमारी ये सीट है और यहाँ पर सिर्फ भाजपा है, तो ये सीट जनता दल यू को देने की क्या जरूरत है। मतलब सीधी राजनीतिक समाप्त करने का प्रयास, भाई चौरसिया कहीं जीत जाएगा तो मंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो मोदी ने पहले ही उनका सीट काट दिया, मतलब सीट ही हटा दिया। वो उनके ऊपर निकले, उन्होंने रामविलास पासवान जी के पार्टी से चुनाव लड़ गए
और जितने लोग उस रैली में घूम रहे हैं वो सारे भाजपा के पदाधिकारी हैं। पत्रकार पूछ रहे हैं कि ये तो फलाना मंडल अध्यक्ष है, फला जिला अध्यक्ष है। तो चौरसिया बोले कि भाई लोग ही सारा भारतीय जनता पार्टी का, लोग ही सब भाजपा का, मैं ही भाजपा का हूं, भाजपा हमसे अलग कहां है। और मोदी हमारे दिल में, हमको पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं हो। अगर कहीं तकनीकी प्रॉब्लम आती है पोस्टर ना लगाने में तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन दिल से कैसे आप मोदी को निकालेगा, सारा मोदी मैं। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं दूसरे पार्टी से, लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं दूसरे पार्टी का, वोट मांग रहे हैं दूसरे पार्टी के नेता के छवि पर, नेता के चेहरे पर। मतलब आप झोपड़ी पर चुनाव लड़ रहे, कमल के फूल की तारीफ कर रहे हैं। ये राजनीति भी बिहार में पहली बार हो रहा है, ये भी एक देख करके दम है। उससे भी बड़ी बात चौरसिया जी के बाद पर दम है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को पिछली बार संघ से बुला करके चुनाव लड़ने का आदेश किया गया कि आप चुनाव लड़िए। सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, राजनीतिक वहां के लोग कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उनको आदेश किया गया था। वो बेचारे लड़े, असफल रहे। अब की बार उनका सीट ही काट दिया गया, अब की बार वो सीटें उनका हट गया। अब वो बेचारे क्या करें, रामविलास पासवान जी की पार्टी में चले गए, उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के वो सारे सीट जिस पर उनके लोग जीत रहे थे या जीतने की संभावना थी, और वो लोग हैसियत वाले लोग थे, बिहार की लोकल यूनिट ने उस सीट को समझौते में नीतीश जी को दे दिया। प्रयोग नीतीश कुमार के सामने से भी हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश का ना दांत मुंह में कम पेट में ज्यादा है। बिहार के डीजीपी के बगैर तो राजनीति की प्रयोगशाला का चर्चा हो ही नहीं सकता। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी, गुप्तेश्वर पांडे जी ने आईपीएस का परीक्षा अच्छे नंबर से पास हुआ, डीजीपी तक पहुंचे। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन वो जो राजनीतिक आईपीएस है ना, इंडियन पॉलिटिकल सेंस, उसमें बेचारे पिछड़ गए। उनको इंडियन पॉलिटिकल सेंस समझ में नहीं आया कि इंडियन पॉलिटिकल सेंस का है, इसमें फिसड्डी साबित हुए। वो बेचारे आराम से वो 5 महीना और सैल्यूट मारते। अब विश्व का चुनाव में तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मुकाबले का भीड़ होता गुप्तेश्वर पांडे का, क्योंकि पूरे राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी इनकी। तो सैल्यूट मारते और सलामी लेते लेते परेशान होते। अब बेचारे घर में बैठ के परिणाम कर रहे हैं, पेट आगे नीचे मार रहे हैं रामदेव के कहने पर। उनको पता, ऊने वाला सीट को भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। वो इस वजह से दिया कि गुप्तेश्वर पांडे 2009 में बीआरएस लेकर के बक्सर से संसद का चुनाव लड़ रहे थे। अश्विनी चौबे आकर के बोले कि देखिए ब्राह्मण एक ही होता है, शादी और सरा दोनों कराने वाला, तुमको गलतफहमी हुई है, ये उच्च कोटि का ब्राह्मण मैं हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि गुप्तेश्वर पांडे और चौबे में मैं कम हूं, तो मुझे रहने दो, आप अपना पुलिस की नौकरी दोबारा पकड़ लो। यही अश्विनी चौबे ने उनको वहां पर एंट्री नहीं होने दिया बक्सर में। पता चला कि आज भी गुप्तेश्वर पांडे की एंट्री में अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा रोड़ा बोले, और वो सीट जो जनता दल यूनाइटेड से उनका अलॉट था उसको उन्होंने भाजपा कोटे में कर दिया। उससे भी बड़ी बात, ये भी एक नया प्रयोग है कि एक आदमी डीजीपी को सीट नहीं दिया, उस सीट से एक बिहार पुलिस का कांस्टेबल चुनाव लड़ रहा है। ये प्रयोग अपने आप में अनोखा है। मतलब डीजीपी चुनाव लड़ने के लिए अक्षम है और पुलिस का कांस्टेबल उस सीट पर चुनाव लड़ रहा है। अब गुप्तेश्वर पांडे को यह प्रयोग समझ में आई होगी पहली बार कि यार आईपीएस इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का परीक्षा ज्यादा आसान है या आईपीएस इंडियन पॉलिटिकल सेंस ज्यादा आसान है। मेरे ख्याल से उनको आईपीएस या इंडियन पॉलिटिकल सेंस वाला मुश्किल लगा होगा। अब उनको समझ में आएगा कि व्हाट इज द आईपीएस एंड व्हाट इज द आईपीएस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीएस एंड आईपीएस, इंडियन पॉलिटिकल सर्विस वर्सेज इंडियन पुलिस सर्विस। ये दोनों में उनको गुप्तेश्वर पांडे जी को समझ में आई होगी। तो ये पहली बार ऐसा आया हुआ है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो आदमी राजनीतिक रूप से सेंस हासिल करता है कि भाई यहां पर इस आदमी का बढ़ावा है इसलिए ये सीट इस पार्टी को दिया, यहाँ जनता दल यूनाइटेड का बोलबाला है तो उसको दिया जाए, यहाँ भाजपा का। ये पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है कि जहां पर भाजपा प्रभावी है वहां पर जनता दल यूनाइटेड को दे दो, और जहां पर जनता दल यूनाइटेड है वहां पर भाजपा को दे दो। और दिक्कत क्या हुआ कि भाजपा वाले लोग जो शुरू से तैयारी किए हुए थे बेचारे, वो विद्रोही उम्मीदवार के रूप में अपने ही पार्टी के विरुद्ध खड़े हो गए। कई जगह तो भाजपा के विरुद्ध खड़ी हुई है। कई ऐसे सीट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी जिसको आश्वासन दिया गया था, जैसे उसको लग रहा था कि भाई हम ही एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको ना दे करके किसी हवाई को हेलीकॉप्टर से उतार दिया।
स्थानीय यूनिट उसके विरुद्ध हो गई और अपने उस कार्यकर्ता को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा रही है। इस बात पर एक सबसे बड़ा अरे बड़े भाई निर्मल सिंह जी को नमस्कार। निर्मल भैया, ये कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मेरे को ना कमेंट नहीं दिख रहा है। जमीन से जुड़े प्रोग्रेसिव लोग चाहिए, पैराशूट वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन ये लिख कौन रहे हैं? अच्छा, ये लोग लिख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है। अच्छा, राहुल भाई लिख रहे हैं। हाँ राहुल भाई नमस्कार। राहुल भाई ब्रिजभर सिंह जी को नमस्कार। इस प्रयोगशाला में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो मैं समझ पा रहा हूं उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है, मेरा जो आकलन है। क्यों? क्योंकि जो जमीनी हकीकत है, निर्मल भैया बिहार के हैं, वहां पर तो आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, मुझसे ज्यादा आप बता पाएंगे। निर्मल भैया अगर कहेंगे तो मैं आपको कैमरे पर आमंत्रित करूंगा, अगर आप नीचे लिखें, क्योंकि मुझसे ज्यादा बढ़िया से आपको आ पाएंगे, आपको अनुभव ज्यादा है। आप तो वहां पर टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन आपके पार्टी को भी लगा कि भाई जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको छोड़ के किसी और को दे दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। आप जैसे आदमी का टिकट ना दे करके दूसरे को दे दिया, ये भी है। ये तो हर जगह है, ये बड़ा मुश्किल बात है। सिर्फ चौरसिया के साथ नहीं हुआ, राजेंद्र जी के साथ नहीं हुआ, निर्मल सिंह के साथ भी हुआ, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का महागठबंधन का वोट कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। उनका वोट अपना है, उसमें सेन नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि मुसलमान पर भाजपा भरोसा नहीं कर पाई, या मुसलमान भाजपा पर भरोसा नहीं कर पाया, पहला बात। हाँ अमित नमस्कार भाई। और दूसरा, यादव का कोई नेता खड़ा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, कोई यादव का नेता खड़ा नहीं कर पाई। ना तो उसने रामविलास पासवान जी के बेटे से तो बढ़िया मुझे लग रहा था कि अगर पप्पू यादव को हवा दे देते तो वो यादव वोट में कुछ वोट कटवा यादव वाला हो सकता था वो, और एमओए कॉम्बिनेशन को डेंट कर सकता था। लेकिन पता ना बिहार की यूनिट क्या सोच करके एडवाइस दे रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, ये तो बिहार की यूनिट समझे भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अभी जो लग रहा है उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोगशाला गलत साबित हो रहा है और नुकसानदायक हो रहा है। अगर ऐसा उनको नहीं लगता तो भारतीय जनता पार्टी के सारे आला नेता एक सुर से रामविलास पासवान जी के पार्टी को वोटकटवा पार्टी के कहने की धुनी नहीं रही। रामविलास पासवान जी के पार्टी को सिरे से नकारना और ये कहना कि ये सिर्फ वोटकटवा पार्टी है। प्रकाश जावड़ेकर जैसा ऑफिशियल प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री और बोलने वाले आदमी, जिनके बात की वैल्यू उन्होंने कहा, सबसे बड़ा अमित शाह जी ने कहा, अध्यक्ष ने कहा ये बात आज के रैली में, अध्यक्ष ने भी ये कहा संबोधन में कि हमारा गठबंधन जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। इससे ये लग रहा है कि ये लोग ये अपने जमीनी स्तर के नेताओं को कहना चाहते हैं कि भाई रामविलास पासवान के पार्टी को वोट देने का मतलब है कि आप वोट काट रहे हैं, आप जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन को ही वोट दें। मुझे लग रहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ऐसा मेरा आकलन है कि शायद क्या आपने बहुत देर कर दी, क्योंकि अब हम जैसे छोटे मोटे समाज के समझने वाले लोग से लेकर के राजनीतिक धुरंधर और पंडित भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में, लालच में, दिखावे में रामविलास पासवान की पार्टी नीतीश कुमार के मुकाबले में सीधे लड़ने की मुकाबला के रूप में दिख रही है। ये कहीं ना कहीं से वेकअप मिल रहा है, कहीं ना कहीं से शक्ति मिल रही है, और शक्ति का स्रोत क्या है ये अब सबको पता है। तो ये जो बदनामी पूरे बिहार में चली गई है कि गठबंधन तो आपका एक तरफ है लेकिन प्रलोभन आप किसी और को दे रहे हैं, ये जो अमानत में खयानत का मामला बनता हुआ राजनीतिक रूप से दिख रहा है, ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो भाजपा ने सोचा था वो हुआ नहीं। खैर, बिहार में यारी मित्र रिश्तेदारी होने की वजह से हम बहुत चिंतित हैं। हालांकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो को हमें कहानी, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारा, हम तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो योगी जी की जगह पर बनूंगा जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो, क्योंकि हमारा तो चांस लखनऊ में बनता है, बिहार में तो रिश्तेदारी में यारी बनने का तो बनता नहीं है। लेकिन पूरा बिहार में रिश्तेदारी है, यारी है, मित्रता है। निर्मल सिंह जैसा बड़ा भाई है मेरा वहां पर। ऐसे लोगों की वजह से, और बिहार प्रतिभा का खान है, जहां पर बुद्ध दिया, जिस धरती से भगवान बुद्ध है, जिस धरती पर वशिष्ठ नारायण जी जैसा प्रतिभा उत्पन्न हुआ हो, उस धरती पर अगर किसी तरह की प्रयोगशाला होती है और वो गलत होती है तो मन को दुख लगता है। बिहार के लोगों में सद्बुद्धि हो और वो सही गठबंधन और सही नेतृत्व को वोट दे करके जीता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार निर्मल भाई की बात पढ़ना चाहता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले।
निर्मल भैया ने लिखा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। ऐसा मैं नहीं कहता, बीजेपी कह रही है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि बीजेपी बिहार पर सोच रही है, उसमें किसी को किनारा करने दिख रहा है। अरे नीतीश कुमार को किनारा करने दिख रहा है आपको? क्या मैं कह रहा हूं को नीतीश कुमार को किनारा करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के नाव को धक्का देने में खुद ही पानी में डूब गई। आप किनारा में, आप तो नदी किनारे आना जाना है। कई बार हम लोग ना नाई को धक्का दे करके चढ़ने वाले होते थे ना, तो नाई तो चल जाती थी, हम गिर जाते थे। ये हो रहा है कि आप नाव को धक्का दे रहे हैं और खुद ही पानी में गिर गए। नाव तो निकल गई, उसका तो माझी पतवार से खंबे से संभाल लिया, लेकिन धक्का देने वाला गिर गया, ऐसा मुझे लग रहा है। निर्मल भैया मेरा सोच रहा है जो आप सोच रहे होंगे। राहुल भाई लिख रहे हैं, राहुल जी नमस्कार, कि बिहार के लोगों को समझ नहीं पाएंगे बीजेपी के नेता। बिहार फ्रेगमेंटेड है, एक नैरेटिव से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एकदम आपकी बात से मैं मानता हूं। लेकिन वीडियो बंद करने से पहले सिर्फ एक ही प्रार्थना बिहार वासियों को, कि आप जात पर न पात पर, धर्म पर न धैर्य पर, आप अपने कैंडिडेट, देखिए ये विधानसभा का कैंडिडेट है, विधायक आपके लोकल होता है, उसको आप संसद से ज्यादा नजदीक जानते हैं। तो जो आदमी आपके मतलब का हो, जो आदमी आपके काम का हो, और उसका पास्ट चरित्र देखिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब पिछले बार चुनाव में आया था तो टूटी साइकिल पता, आपकी बार फॉर्च्यूनर पाया हुआ है, आप उसको वोट बिल्कुल मत दीजिए। आप देख रहे होंगे कि ये आदमी हवाला के काम में लिप्त है, मर्डर, जिसके साथ ये खुद भी कन्विक्टेड है कई मामलों में, कई मामलों में इसका है, उसको कृपया मत दीजिए, क्योंकि अपराधी कभी आपका नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के राजनीति में पहले अपराधी शेल्टर देता था, अब सेंटर में है। ये जब तक बना रहेगा तब तक बिहार बदहाल रहेगा। बिहार सुधरे, बिहार वासी एक अपना प्रयोग करें और उचित और बढ़िया प्रयोग करें, क्योंकि प्रयोग से ही बढ़िया इनोवेशन होता है। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो इनोवेशन नहीं होगा। बढ़िया राजनीतिक इनोवेशन के लिए बिहार में बढ़िया प्रयोग सफल हो। इन्हीं शब्दों, इन दुआओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, भगवान बुद्ध के सामने नमन करता हूं, और सबसे बड़ा वीर कुंवर सिंह, बिहार के धरती के लाल, परमार वंश के पूर्वज, और हमारे अपने पूर्वज के सामने श्रद्धा सस्सी झुकाते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय बिहार।